प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा वर्ष 2024 बीपीएससी टीआरई 3 स्पेशल डीएलएड एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम एवं बीएड एग्ज़ाम से संबंधित शिक्षा शास्त्र एमसीक्यू मस्ट चॉइस क्वेश्चन का यह 5वां पार्ट है, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। परीक्षा बहुत ही करीब है, इसलिए जितना से जितना हो सके हमें प्रैक्टिस सेट ही करना चाहिए, जिससे विषय वस्तु के साथ साथ किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वह भी हम वाकिफ हो सकें। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित में ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ए बोध, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी मूल्यांकन। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो हम सभी जैसा कि जानते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष, ये आपको ब्लूम महोदय ने ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर बतलाए। वो आपको है क्रम से, पहला में है ज्ञान, दूसरा में है आपका बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण और पांचवा संश्लेषण और छठा आपका है मूल्यांकन। यह जो है कॉग्निटिव डोमेन का है। कॉग्निटिव डोमेन, इसमें ब्लूम महोदय ने निचले स्तर पर पहला पक्ष का स्थान ज्ञान से है। ज्ञान, इसमें बच्चा देखकर, छूकर अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। बोध, इसमें वह किसी भी चीज को देखकर तुलना करना, उदाहरण देना, यह इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अनुप्रयोग, बालक इसमें विभिन्न पक्षों को प्रयोग करते हैं। विश्लेषण, यहाँ एनालिसिस किया जाता है, उसे टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर किसी विषय वस्तु को समझा जाता है। संश्लेषण, यहाँ सिंथेसिस होता है, जो टुकड़ों टुकड़ों को एक खंड में, एक बृहद रूप में समाहित की जाती है। यह आपका संश्लेषण, सिंथेसिस है। संश्लेषण में टुकड़ों टुकड़ों को एकत्रित कर एक बनाया जाता है, जबकि विश्लेषण, एनालिसिस में एक पार्ट को कई टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, वह विश्लेषण के अंतर्गत आता है। और ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे अंतिम स्तर, अंतिम जो है वह आपका मूल्यांकन है, असेसमेंट है। यहाँ बालकों का असेसमेंट किया जाता है कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक गया, उनके पास नॉलेज क्या हुआ, उन्होंने किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया, किस प्रकार एनालिसिस सिंथेसिस हुआ। तो यह अंतिम पक्ष के रूप में मूल्यांकन है। इस प्रकार ऑप्शन सही हमारा डी होगा, जो मूल्यांकन की ओर है। इन
इस प्रकार के प्रश्न आपको घुमा फिरा करके पूछे जा सकते हैं। कभी ज्ञानात्मक पक्ष का पहला स्तर क्या है, तो कभी अंतिम स्तर क्या है, तो विश्लेषण में क्या किया जाता है, तो बोध में क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये रहा सही उत्तर, मूल्यांकन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है? ए स्वामित्व, बी घृणा, सी अभिमान और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पूछा जा रहा है नहीं है, नहीं है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, जो मूल प्रवृत्ति मतलब जो जन्मजात हो, हमें हेरिडिटी मिला हो, अपने द्वारा मिला हो, वह किसी का अनुकरण या देखकर या समझकर या सिखाया गया नहीं हो। वह वही सवाल है कि जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है, तो स्वामित्व यह भी जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है। घृणा भी जन्म से नहीं मिलता है। अभिमान, प्राउड, यह भी जन्म से नहीं है। तो इस प्रकार इसमें मूल प्रवृत्ति नहीं है। आपको ऑप्शन डी होंगे, इनमें से कोई नहीं। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए प्रोत्साहन, बी टोली शिक्षण, सी अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, डी इनमें से सभी। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। यह सवाल है कि अध्यापक को क्या करना चाहिए। जब विद्यालय में छात्र शिक्षक है और दोनों में अंतःक्रिया हो रहा है, उस स्थिति में जो बच्चे कम गति से सीखने वाले हैं, मध्यम गति के बच्चे हैं, धीमी गति से सीखने वाले हैं, उन बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं, यह बच्चा कर सकता है, यह करने लायक है। और ऐसे जो कम गति से सीखने वाले बच्चे हैं, उन्हें ज्यादा गति से सीखने वाले बच्चों के साथ एक टोली बनाकर, एक बच्चों के विशेष समूह में उसको रख करके भी बच्चे को सिखाया जा सकता है। पुनः शिक्षक का यह ड्यूटी है, यह कर्तव्य है, यह दायित्व बनता है कि कम गति से सीखने वाले बच्चे पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए, उन पर फोकस किया जाए और उन्हें अच्छी गति से सीखने के लिए भी प्रेरित किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए कि किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंटेंट को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ए, बी एवं सी तीनों कथन आपको सही मिलते हैं, जो ऑप्शन डी की ओर है। इनमें से सभी सही उत्तर हमारा डी की ओर है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सीखने का क्षेत्र कौन सा है? ए भावात्मक, बी आनुभाविक, सी आध्यात्मिक, डी व्यावसायिक। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। सीखने का क्षेत्र, सीखने का डोमेन क्या है? तो भावात्मक, ये भाव से, ये सेल्फ, आध्यात्मिक सेल्फ, व्यावसायिक सेल्फ। लेकिन आनुभाविक जो है, आनुभाविक यह आपको अपने अंदर से, कि हमने किसी चीज को ऐसा किया तो ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा फीलिंग किया गया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन सीखने का क्षेत्र आपको बी के अंतर्गत होंगे, आनुभाविक। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या है? ए केवल वातावरण का, बी केवल आनुवंशिकता का, सी पालन पोषण और शिक्षा का, डी आनुवंशिकता एवं वातावरण की
अंतर क्रिया का। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या है? यहाँ मानव व्यक्तित्व, मानव व्यक्तित्व, ह्यूमन पर्सनालिटी, इसका क्या रिजल्ट है या कैसे प्राप्त होता है? तो जब बच्चा जन्म लेता है वह अपने माता पिता से हेरिडिटी, ये तो उसे मिलता ही मिलता है, लेकिन सिर्फ जन्म से उसके माता पिता के आनुवंशिकता के गुण से ही नहीं, वहाँ के एटमॉस्फेयर पर, वहाँ के वातावरण पर कि वह किस प्रकार का वहाँ वातावरण है, कैसा कल्चर है, किस प्रकार की आबो हवा है, वहाँ किस प्रकार के समुदाय है, ये सबका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। यही तब उसका परिणाम परिलक्षित होता है। इस प्रकार वातावरण एवं आनुवंशिकता, वातावरण एवं आनुवंशिकता ये आपको दोनों पर निर्भर करता है। हमारा ऑप्शन डी की ओर होगा, ये रहा सही उत्तर। आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतर क्रिया से मानव व्यक्तित्व के परिणाम परिलक्षित होता है, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? ए, व्यवहार का स्पष्ट नियम बताकर, बी, कठोर निर्देश से बच्चों में नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा देकर, सी, धार्मिक शिक्षा का महत्व बताकर, डी, नैतिक शिक्षा पर चर्चा में शामिल कर। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षक द्वारा किस प्रकार हो सकता है? जब शिक्षक की यहाँ बातें हो रही है उसमें भी कोहल वर्ग के अनुसार जिन्होंने नैतिकता का पाठ दिया, नैतिकता पर विशेष ध्यान दिया, तो व्यवहार का स्पष्ट नियम बनाकर ये ऑप्शन उतना महत्वपूर्ण आपको नहीं है। कठोर निर्देश, बच्चों को तो कठोर निर्देश देना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपको नहीं में आएंगे। धार्मिक शिक्षा का महत्व बताकर, सिर्फ धार्मिक शिक्षा का महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी फैसिलिटी को बताकर ही नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा पर बच्चों को चर्चा में शामिल कर उनको नैतिक मूल्यों को डेवलप किया जा सकता है। उनके मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी विकास किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी की ओर है, नैतिक शिक्षा पर चर्चा में शामिल कर। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? ए, अपने समाज में बड़ों का सम्मान करना, बी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सी, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, डी, सामाजिक मानदंड का हमेशा अनुपालन करना। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। समाजीकरण, समाजीकरण कहाँ मिलेगा? हमें समाज से, हमें समाज से। तो समाज में कुछ विशेष प्रकार के नियम निर्दिष्ट किए गए हैं। उन नियमों के साथ जब कोई बालक कार्य करता है तो वह सामाजिक गुण, सामाजिक विशेषता से संबंधित होता है। यह जब बालक जन्म लेता है तो उसका प्रथम प्रयास, प्रथम रूप से अन्य व्यक्तियों दूसरों से जब वह संपर्क में आता है, जब उसका कांटेक्ट होता है, वह संपर्क ही प्रारंभ होकर आजीवन चलते रहता है। आजीवन यह संपर्क हमारा चलते रहता। यह कहाँ से है? समाज से है। तो यही सीखना समाज से ही है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर आपका होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, कि हम किस प्रकार अपने आप को सामंजस्य कर ले,
उस सामाजिक वातावरण में जिससे हमें किसी प्रकार की हानि का भी सामना न करना पड़े। कोई समाज में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पालन करते हुए। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका बी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है? ए, समस्या के प्रति जागरूकता, बी, परिकल्पना का निर्माण करना, सी, परिकल्पना का परीक्षण करना और डी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो सवाल है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति ये आपका साइंटिफिक सिस्टम क्या है? क्या? तो समस्या समाधान करने का। तो हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में यहाँ आपको तार्किक चिंतन करना, तर्क लगाया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, यह आपको वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। जब भी हम किसी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे पहले वहाँ टॉपिक का चयन किया जाता है। टॉपिक को ही प्रश्न कहा जाता है। टॉपिक ही हमारा समस्या है, यही हमारा खोज का विषय होता है। तो यह हुआ हमारा टॉपिक। जब तक हम टॉपिक का निर्माण करेंगे उसके बाद ही हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत टॉपिक जब हमें प्राप्त होता है, जो समस्या प्राप्त होता है, उनका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए, समाधान करने के लिए विभिन्न छह प्रकार के समाधान करने की आवश्यकता होती है। स्टेप बाय स्टेप उनका क्रमशः है PhD-CAG। ये आपको 6 है, PhD-CAG। इस प्रकार के छोटा सा ट्रिक से हम इसे याद कर सकते हैं। PhD-CAG। P से हमारा है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, H से हमारा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, D से है डिजाइन और C से है आपको कलेक्शन ऑफ डाटा। ए से है आपको एनालिसिस ऑफ डाटा और जी है आपको जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो इस प्रकार हमारा 6 वैज्ञानिक पद्धति प्राप्त होते हैं। अंतिम पद्धति इनका है जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, सामान्यीकरण एवं कंक्लूजन। तो इस प्रकार पहला चरण पूछा जा रहा है सवाल में आपको, पहला चरण। तो ये है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, अर्थात समस्या का चयन, जो ऑप्शन आपको ए की ओर है। समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन ए सही उत्तर। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मूल प्रवृत्तियां क्या है? ए, जन्मजात प्रवृत्ति, बी, अर्जित प्रवृत्ति, सी, जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्ति दोनों, डी, इनमें से सभी। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। मूल प्रवृत्ति क्या है? मूल प्रवृत्ति, तो इसमें आपको मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत जन्मजात बाय बर्थ, ये
मैकडूगल महोदय का कहना है कि यह मूल प्रवृत्ति जो संवेग उत्पन्न होने पर कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ क्रियाएं होती है, यह क्रियाएं ही आपको मूल प्रवृत्ति कहलाते हैं। मूल प्रवृत्ति ये आपको जन्मजात होते हैं, अर्जित जिसे हम सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करके उसे सीखा जाता है। तो वो हमारा सही उत्तर होगा ए, जन्मजात प्रवृत्ति, ऑप्शन ए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न निम्नलिखित में से कौन है? ए, निबंधात्मक प्रश्न, बी, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सी, मुक्तात्मक प्रश्न और डी, सत्य या असत्य। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आपका वस्तुनिष्ठ। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मैचिंग, मिलान, इसमें आपको बहुविकल्पीय, मल्टी चॉइस, इसमें आपको सत्य या असत्य, ट्रू एवं फॉल्स, ये इन प्रकारों में प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका सटीक होता है उत्तर। सिर्फ एक शब्द या एक वाक्य में ही इनकी सवाल का जवाब समाहित होता है। ये आपको निबंधात्मक नहीं, जिसमें बहुत सारे का बहुत विचार से टैली नहीं करना, लेकिन सत्य या असत्य जो ऑप्शन आपको डी की ओर है, ये सही विकल्प है, ऑप्शन डी। इसमें सिर्फ एक, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, यह कथन सत्य है या असत्य? इसको हम एक ही शब्द में देंगे, सत्य या असत्य। लेकिन वही सूर्य पर एक निबंध, तो इसमें 10 प्रतिभागी हैं, तो 10 का 10 विचार आएंगे, 10 विचार आएंगे। तो इसमें विवाद हो सकता है, इसमें विमर्श हो सकता है, लेकिन सत्य और असत्य जो ऑब्जेक्टिव है या परम सत्य है, इसमें कोई काट नहीं है कि सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यह हमारा कथन सत्य है। इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में श्रवण की क्षमता किस इकाई में मापा जाता है? ए, डेसीमीटर में, बी, डेसिमो में, सी, डिसिबल में और डी, डीसी पाउंड में। तो सही विकल्प का चयन करना है कि सही उत्तर क्या है। यह है आपका सही उत्तर डिसिबल में। सही उत्तर है डिसिबल में। इसको डेसिबल में इस प्रकार लिखा जाता है डीबी। ये आपको शक्ति एवं ध्वनि तीव्रता के भौतिक मापक, भौतिक राशियों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। ये आपको डेसिबल का सूत्र है 10 log 10 बाई PU। ये आपका है डेसिबल। ये आपको है डेसिबल का सूत्र। इस प्रकार
श्रवण की क्षमता आपको डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन सी डेसिबल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए संसाधन की उपलब्धता, बी उचित व्यवस्था, सी अधिगम अनुभव की प्रकृति, डी विषय वस्तु में प्रवीणता। तो सही विकल्प का चयन करना है कि प्रभावित करने वाले कारक कौन है अधिगम को। उसमें भी आपका है शिक्षक से संबंधित, टीचर रिलेटेड कौन से फैक्टर हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो संसाधन की उपलब्धता ये प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो वस्तुनिष्ठ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसको ही हमें चयन करना होता है। उचित व्यवस्था भी सही है। अधिगम अनुभव की प्रकृति ये कथन भी सही है। विषय वस्तु में प्रवीणता ये जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवीणता ये आपको सबसे ज्यादा सटीक है, क्योंकि इसमें शिक्षक से संबंधित है। तो शिक्षक आपको वर्ग कक्ष में जब पढ़ा रहे होते हैं, क्लासरूम में जब वो शिक्षण दे रहे होते हैं, तो वह समय जो होता है आपको औपचारिक शिक्षा होता है। वह समय आपका औपचारिक शिक्षा होता है। इसमें आपको अधिगम को प्रभावित करने के लिए शिक्षक को विषय वस्तु में कंटेंट में प्रवीणता होना ही होना है। इसमें उन्हें महारत हासिल होनी चाहिए। जब तक इसमें उनकी प्रवीणता नहीं होगी, वे बच्चों को अधिगम में प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जब उनके पास विषय वस्तु की जानकारी अच्छी से अच्छी तरह रहेगी, तो वो किसी भी प्रकार प्रवीणता से बच्चों को अधिगम को प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के संबंध में किस प्रकार जानकारी प्राप्त करता है? ए अपने परिवार की जानकारी, बी अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी, सी अपनी प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, डी इनमें से सभी। तो सही विकल्प का चयन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के संबंध में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है? यहाँ है एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान। तो अपने परिवार की जानकारी, यह कथन उपयुक्त नहीं है। अपनी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक से यहाँ शिक्षा का महत्व कम है, तो ये ऑप्शन भी। अपनी प्रवृत्ति, हमारी टेंडेंसी क्या है, हमारी रुचि क्या है, इस प्रकार की जानकारी जो है आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी की ओर है, अपनी प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? ए सीखने से, बी पढ़ने से, सी लिखने से, डी बोलने से। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री, कंटेंट का संबंध किससे है? तो हम सभी पूर्व परिचित है कि जो भी वर्ग कक्ष में बच्चों को कंटेंट दिया जाता है, उसका सबसे पहले सुबोपल्ली, ये हमारा 4 सूत्र है। सु है आपको सुनना, बो है बोलना, और प है पढ़ना, ली है
लिखना। सबसे पहला जो है वो आपको सुनना, बच्चे को सुनना ज्यादा है, वो सुने उसके बाद वो बोले, पुनः पढ़ें और अंतिम लक्ष्य जो है उनका लिखना है, अंतिम लिखना है, न कि पहले ही उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। पहले सुनना और अंत में लिखना। तो यह जो है आपको शुभोपल्ली जो हमें शिक्षा मनोविज्ञान में मिलेंगे उसका विशेष महत्व है, सीखने से, अधिगम से, कि हमने उसे क्या लर्निंग कराया, सीखने से। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन ए की ओर है, सीखने से। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मंद बुद्धि बालक के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? ए शारीरिक दोष, बी अमूर्त चिंतन की कमी, सी मौलिकता, डी सीखने की धीमी गति। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। प्रश्न पुनः एक बार कि आवश्यक नहीं है, नहीं पर फोकस करना है। मंद बुद्धि बालक के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में यहाँ है मंद बुद्धि, बच्चे मंद बुद्धि के हैं तो उनके लिए कौन सी आवश्यकता नहीं है? शारीरिक दोष उसमें होते ही होते हैं, अमूर्त चिंतन की कमी होती ही होती है और सीखने की गति होती ही होती है। ये तीन आपको सत्य है, ये होता है, हमें चयन करना है नहीं है। तो मौलिकता उनमें नहीं होता है, उनमें नवीनता नहीं होती है। तो हमारा सही उत्तर सी की ओर है, ऑप्शन सी मौलिकता। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में खेल एक ऐसी क्रिया है जो ए परिवार के लिए किया जाता है, बी शिक्षकों के लिए किया जाता है, सी अपने लिए किया जाता है, डी दूसरों के लिए किया जाता है। तो ए, बी, सी एवं डी से सही विकल्प का चयन करना है। खेल, खेल जिसे हम सब खेलते हैं, तो खेलते हैं तो यहाँ हमारा परिवार का विकास नहीं होता है, इसमें दूसरों का विकास नहीं होता है, इसमें शिक्षकों का विकास नहीं होता है। ये सेल्फ स्वयं का डेवलप होता है। यहाँ खेल से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, ये सब आपको विकास होते हैं खेल से। तो खेल ये अपने लिए होता है, ये स्वयं के लिए होता है, न कि अन्य के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन डी की ओर है, डी नहीं, ये अपनों के लिए, सी की ओर है, अपने लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। सही उत्तर हमारा सी विकल्प। ये रहा सही उत्तर। खेल एक ऐसी क्रिया है जो अपने लिए किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।